मैं जानता हूं कि दुनिया खतरे में है। क्या होगा जब भविष्य में एक अनजान खतरे से हमारा सूर्य नष्ट होने लगेगा, यानी कि फिर सूर्य के बिना पृथ्वी भी नहीं बच सकती। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? इन सब का राज छुपा है पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर एक एलियन ग्रह पर। तो अब क्या इंसान उस एलियन ग्रह पर जाकर पृथ्वी को बचाने का तरीका ढूंढ पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं 2026 की मोस्ट अवेटेड स्पेस साईफाई मूवी प्रोजेक्ट हेल मैरी में। अब कहानी की शुरुआत ग्रेस नाम के एक एस्ट्रोनॉट से होती है, जो कि अभी अपनी स्पेसशिप में उठ रहा था। तभी उसे शिप की एआई ने बताया कि उसकी हालत ठीक नहीं है। क्रायोस्लीप से उसका ब्रेन अभी पूरी तरह से जागा नहीं है, इसलिए उसे आने वाले कुछ दिनों तक पुराने इवेंट्स को याद करने में मुश्किल होगी। वहीं ग्रेस तो समझ नहीं पाता कि वो इस स्पेसशिप में कैसे आया और जा कहाँ रहा है। उसे कुछ भी याद नहीं था। तभी उसे ऊपर जाने की सीढ़ी मिल गई और वो ऊपर जाकर देखता है कि यहाँ उसी जैसे दो एस्ट्रोनॉट्स बेहोश पड़े थे। तभी वो स्पेसशिप की विंडो से बाहर देखकर समझ गया कि वो भी स्पेस में मौजूद है। और यहाँ तो पृथ्वी ही क्या बल्कि हमारे सोलर सिस्टम का कोई भी ग्रह मौजूद नहीं है, यानी कि वो अभी पृथ्वी से बहुत दूर होगा। ग्रेस इससे बहुत ज्यादा बौखला गया कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। उसे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा। सो उसे अब एआई से जल्द पता करना होगा कि वो पृथ्वी पर वापस कैसे लौटे। ग्रेस अब जल्दी से शिप का कंट्रोल रूम ढूंढ लेता है और फिर उसने शिप की एआई से कहा कि वो शिप को अभी वापस मोड़ दे और वापस पृथ्वी की ओर चल पड़े। लेकिन अब एआई का जवाब सुनकर ग्रेस की तो होश ही उड़ गई। एआई ने रिवील किया कि वो अभी पृथ्वी से पूरे 11 लाइट ईयर्स दूर है, यानी कि अगर वे वापस भी मुड़ते हैं तो उन्हें वापस जाने में 11 साल लगेंगे। ग्रेस जल्दी से कैलकुलेट करता है कि अगर वो अभी पृथ्वी से 11 लाइट ईयर्स की दूरी पर है तो फिर अभी उसका शिप एक दूसरी गैलेक्सी में होगा। तभी उसे कुछ याद आने लगा। कैसे जब वो पृथ्वी पर था तभी वैज्ञानिकों को पता चला कि हमारा सूर्य धीरे धीरे धीमा पड़ता जा रहा है, उसकी एनर्जी घटती जा रही है। सो ग्रेस अब सबसे पहले शिप में अपनी दाढ़ी काटता है और अपने आसपास की जगह को साफ करने की कोशिश करता है। तभी उसे अपनी और बाकी की 2 एस्ट्रोनॉट्स की एल्बम मिल गई और उसे पता चला कि जब वे सफर पर आ रहे थे तभी क्रायोस्लीप के दौरान उसकी बाकी के दोनों साथी मारे गए और वो अकेला ही जिंदा बच पाया है। तो उसे जल्द से जल्द सब याद करना होगा कि यहाँ इस एलियन गैलेक्सी में आने का उसका मिशन क्या था। असल में ग्रेस पृथ्वी पर एक स्कूल में साइंस टीचर था। उससे एक बच्चे ने पूछा कि क्या सच में ही हमारा सूर्य मरता जा रहा है, और ग्रेस उन्हें सब बताने लगा। ऐसे आज से 2 साल पहले वैज्ञानिकों ने नोटिस किया कि वीनस ग्रह से एक इंफ्रारेड लाइट की लाइन सूर्य की ओर जा रही है, जिसे अब पेट्रोवा लाइन कहा जाता है। ये लाइन ऐसे विषाणुओं की थी जो कि वीनस ग्रह पर पैदा हुए और वे सूर्य तक पहुंच गए और फिर उन्होंने सूर्य को खाना शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों के अनुसार ये ऐसे विषाणु हैं जो सूर्य की एनर्जी को खाकर लगातार अपनी संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। और अगर अब ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले सिर्फ 20 ही सालों में पृथ्वी का टेम्परेचर इतना गिर जाएगा कि यहाँ कोई नहीं बचने वाला। हालांकि अब बच्चे डरे ना, इसलिए ग्रेस उन्हें यकीन दिलाता है कि डरने की कोई बात नहीं। वैज्ञानिक तब तक इस प्रॉब्लम का कोई न कोई सॉल्यूशन जरूर से निकाल लेंगे। तभी कुछ दिन बाद ग्रेस से मिलने ईवा नाम की एक औरत आती है। उसने बताया कि वो नासा की पेट्रोवा लाइन रिसर्च टीम से है, वैज्ञानिकों की वो टीम जो सूर्य को बचाने के लिए रिसर्च कर रही है। ईवा ने बताया कि उन्हें ग्रेस की लिखी एक पुरानी थीसिस मिली है, जिसमें उसने बताया था कि एलियंस के जीवित रहने के लिए पानी का होना बहुत जरूरी है। सो ईवा अब ग्रेस को भी अपने साथ अपनी टीम में शामिल करने आई है। हालांकि ग्रेस ये सुनकर बाहर जाने लगता है क्योंकि उसकी उसी थीसिस की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। लेकिन तभी वह उसके पीछे जाकर उसे फिर से समझाती है कि वो अब अपनी काबिलियत दुनिया को बचाने में दिखा सकता है। अब ग्रेस विज्ञान से बहुत प्यार करता था, तो वो मान ही गया और वो उसके साथ लैब में चला जाता है। यहाँ वैज्ञानिकों ने ग्रेस को उसी विषाणु का सैंपल दिया जो वीनस पर पैदा हुए थे और अब यही विषाणु सूर्य को खा रहे हैं। सो ग्रेस सेफ्टी सूट के साथ उन्हीं विषाणुओं पर रिसर्च करने लगता है, जबकि बाकी वैज्ञानिक बाहर खड़े होकर इंतजार करने लगे। क्या पता ग्रेस इनकी कोई वीकनेस निकाल दे और वे सूर्य को इनसे बचा सकें। अब कई घंटों की मेहनत के बाद ग्रेस ने नोटिस किया कि ये विषाणु तो एक लिविंग सेल हैं, जिससे सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो गए कि अगर ये जिंदा हैं तो फिर इन्हें मारने का कोई तरीका होना चाहिए।
लेकिन ग्रेस को ऐसा कुछ नहीं मिलता। वो अब ये पता लगाने की कोशिश करने लगा कि ये किस चीज से बने हैं। उसे पता चला कि ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन से बने थे और इन्हें जिंदा रहने के लिए पानी की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि उसकी थीसिस गलत थी, जिससे ग्रेस अब निराश होकर बाहर आ गया। उसकी पुरानी थ्योरी गलत निकलने से अब उसे खुद पर भरोसा नहीं रहा था। लेकिन तभी ईवा आकर उसे बताती है कि हमारा यूनिवर्स अनंत है और इसमें हर वो चीज पॉसिबल है जो कि इंसान कभी सोच भी नहीं सकती, जैसे कि ये विषाणु जो कि सूर्य की एनर्जी को खा रहे हैं। और ऐसा होना अब तक इंसानों के अनुसार लगभग इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी यूनिवर्स ने इसे पॉसिबल कर दिखाया। सो ग्रेस को हार नहीं माननी चाहिए और वो उनके साथ मिलकर यूनिवर्स को समझने की कोशिश करे। फिर वे सूर्य और पृथ्वी को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। ईवा इसके बाद अब रिसर्च के लिए ग्रेस को 3 विषाणुओं के सैंपल्स दे देती है। इसके बाद तो ग्रेस आने वाले कई हफ्तों तक इस रिसर्च में लगा रहा। उसने अपनी जॉब से लेकर सोशल लाइफ तक सब छोड़ दिया। वो हर समय अपनी लैब में ही रहता और सिर्फ काम की चीजें लेने ही बाहर निकलता। तभी समय के साथ इन विषाणुओं पर एक्सपेरिमेंट्स करने से ग्रेस के हाथ एक नई खोज लगी। उसे समझ आया कि चूंकि ये विषाणु सूर्य की एनर्जी को खाते हैं तो फिर सूर्य की सारी एनर्जी इन्हीं में इकट्ठा हो जाती है। वैसे भी यूनिवर्स का नियम है कि कभी भी कोई भी एनर्जी खत्म नहीं होती, वो बस ट्रांसफर हो जाती है। यानी कि वे इन विषाणुओं का उपयोग अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। इससे इंसान अपनी एनर्जी की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। ग्रेस को समझ आया कि उन्हें कार्बन और हीट वाला एनवायरनमेंट चाहिए, जैसा कि सूर्य के करीब होता है। फिर वे यहाँ पृथ्वी पर भी इन विषाणुओं को रिप्रोड्यूस करवा सकेंगे और इनकी संख्या बढ़ा सकेंगे। जिसके बाद ग्रेस एक अंधेरे कमरे में एक ऐसा बॉक्स बना लेता है जिसमें वे विषाणु सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस कर पाए और फिर वे अपनी संख्या बढ़ाने लगे। ऐसा होना अब तक सिर्फ सूर्य के करीब ही पॉसिबल था, लेकिन ग्रेस ने ये पृथ्वी पर भी करके दिखा दिया। लेकिन उनका मिशन तो इन विषाणुओं को खत्म करने का था, इन्हें बढ़ाने का नहीं। तो फिर वो कैसे पॉसिबल होगा? अब ग्रेस तुरंत अपनी एक खोज ईवा को बताने जाता है, जो कि अभी एक नेवी शिप पर थी। सो ईवा ग्रेस को उसकी डिस्कवरी बताने के लिए वैज्ञानिकों से भरे एक हॉल में ले गई, जहां ग्रेस थोड़ी घबराहट के बाद अपनी पूरी खोज बताता है, कैसे वो इन विषाणुओं को सूर्य से दूर यहाँ पृथ्वी पर रिप्रोड्यूस करना सीख गया है और ये इंसानों के लिए फ्यूल के रूप में काम आएंगे। तभी एक वैज्ञानिक पूछता है कि उन्हें 20 लाख किलोग्राम विषाणु बनाने में कितना समय लगेगा। हालांकि ग्रेस को समझ ही नहीं आता कि उन्हें इतने सारे विषाणु क्यों चाहिए। तभी वह खड़े होकर सबके सामने रिवील करती है कि उन्होंने अभी ग्रेस को सूर्य को बचाने वाले उनके मिशन प्रोजेक्ट हेल मैरी का हेड बना दिया है। ईवा सबको बताना शुरू करती है कैसे असल में सिर्फ हमारा सूर्य ही नहीं बल्कि आसपास के सभी स्टार्स भी ऐसे ही मर रहे हैं। यानी कि ये विषाणु आसपास के सभी स्टार्स तक पहुंच गए। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। उनके पास की गैलेक्सी में एक ऐसा स्टार है जो कि अभी भी पहले की तरह ही जल रहा है और वो हमारे पृथ्वी से पूरे 12 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। सो नासा ने फैसला किया है कि वे एक शिप बनाकर वहीं जाएंगे और पता लगाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब सूर्य समेत बाकी स्टार्स मर रहे हैं तो उस स्टार में ऐसा क्या है जो उसे बचा रहा है। फिर अगर वे उस राज को जान पाए तो उसे अपना सूर्य भी बचा पाएंगे और फिर पृथ्वी कभी खत्म नहीं होगी। हालांकि अब तक उनके पास शिप को पावर देने वाले फ्यूल की प्रॉब्लम थी, क्योंकि उन्हें उस एलियन स्टार तक जाने के लिए लाइट स्पीड से शिप चलाना होगा ताकि वे वहां तक पृथ्वी खत्म होने से पहले पहुंच सकें। लेकिन अब जो ग्रेस ने नई खोज की है कि वे उन विषाणुओं का प्रयोग अपने शिप में ईंधन के रूप में करेंगे, उससे उनकी ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई और अब वे अपने शिप को लाइट स्पीड में चला सकते हैं। हालांकि अब इस पूरे मिशन में कमी है, वे उस स्टार तक चले तो जाएंगे लेकिन शिप में पृथ्वी तक वापस आने का फ्यूल नहीं बचेगा। सो वहां गए एस्ट्रोनॉट्स को वहीं से ही अपनी की गई रिसर्च और सारी फाइंडिंग्स को एक प्रोब के जरिए वापस पृथ्वी पर भेजना होगा, लेकिन वे खुद वापस नहीं आ सकते। यानी कि इस मिशन पर जाने वाले सभी एस्ट्रोनॉट्स हमेशा के लिए उसी एलियन गैलेक्सी में रह जाएंगे और वहीं मारे जाएंगे। यानी कि इस मिशन पर जो कोई भी जाएगा वो पृथ्वी और अपने चाहने वालों से करोड़ों किलोमीटर दूर तन्हाई में नितांत अकेले स्पेस में मारा जाएगा। लेकिन वे ऐसा करके धरती को बचा सकते हैं।
अब प्रेजेंट में शिप में ग्रेस अपने बाकी मरे हुए दोनों एस्ट्रोनॉट्स को चेक करता है और उन्हें श्रद्धांजलि देता है, ये कहते हुए कि वो उनके इस मिशन को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। फिर ग्रेस ने दोनों बॉडीज को स्पेस में छोड़ दिया। वही अब इस शिप को उस स्टार तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं बचा है। तभी एक दिन जब ग्रेस वर्चुअल रियलिटी रूम में पृथ्वी के दिनों को याद कर रहा था कि तभी शिप में अचानक काउंटडाउन शुरू हो गया और पूरे शिप की ग्रेविटी अचानक से डिसेबल हो जाती है। तो ग्रेस तुरंत शिप के बाहर कैमरा से देखने लगता है कि ये सब हो क्यों रहा है। उसने नोटिस किया कि वो अब अपनी मंजिल यानी कि उस स्टार के बहुत करीब पहुंच चुका है। वहीं यहाँ भी अपने सूर्य की तरह उन्हें विषाणुओं की एक पेट्रोवा लाइन बनी है, लेकिन अजीब कारणों से इस लाइन के बावजूद ये स्टार डिम नहीं पड़ रहा, इसकी एनर्जी कम नहीं हो रही। तभी ग्रेस ने नोटिस किया कि इन विषाणुओं की लाइन को किसी तरह के ऑब्जेक्ट ने रोक रखा है और ये ऑब्जेक्ट इस स्टार के चारों ओर एक शील्ड का काम कर रहे हैं। ग्रेस इसे देख ही रहा था कि तभी उसे शिप की एआई ने अलर्ट दिया कि उन्हें किसी एलियन ऑब्जेक्ट के करीब आने की सूचना मिल रही है और ग्रेस ये देखकर हैरान रह गया कि अब उसके शिप के ऊपर एक बहुत विशाल और अजीब सा मेटल का बना एलियन शिप मंडरा रहा है। साफ था ऐसी टेक्नोलॉजी इंसान नहीं बना सकते। तो ग्रेस अब खतरे को भांपते हुए जल्दी से इस एलियन शिप से दूर जाने लगा, लेकिन वो शिप अब उसका ही पीछा करने लगता है, मानो वो जानबूझकर ग्रेस के शिप से संपर्क साधना चाहता हो। तभी वो एलियन शिप ग्रेस के शिप की ओर ऑब्जेक्ट फेंकने लगा, जिससे ग्रेस तो तुरंत ब्लास्ट के डर से नीचे छुप गया कि कहीं ये कोई बम ना हो। लेकिन वो ऑब्जेक्ट शिप से टकराकर वापस लौट जाता है। फिर कुछ देर बाद और चीजें फेंकी गई जो कि इस बार थोड़ा स्लो आ रही थी। सो ग्रेस समझ गया कि ये उसके लिए कोई खतरा नहीं बल्कि एलियंस की ओर से मैसेज हो सकता है। वैसे भी वो किसी भी एलियन लाइफ से संपर्क करने वाला पहला इंसान बन जाएगा। सो ग्रेस इस बार उस ऑब्जेक्ट को पकड़ने का फैसला करता है और वो स्पेस सूट पहनकर शिप के बाहर उसी एलियन ऑब्जेक्ट को लेने चला गया। हालांकि यहाँ स्पेस में वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और बार बार लड़खड़ाने लगा, जबकि वो ऑब्जेक्ट लगातार उसके शिप की ओर बढ़ रहा था, जिससे ग्रेस आखिरकार उसे किसी तरह से पकड़ ही लेता है और अपने शिप में वापस ले आया। उसे खोलने पर उसके अंदर उसे कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर मिलता है। ये अजीब से पत्थरों और मेटल से बना था, लेकिन ये है क्या ग्रेस ये समझ नहीं पाता। तो वो इस पर रिसर्च करने लगा। उसे पता करना था कि ये एलियंस किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तभी उसने बाहर नोटिस किया कि उस एलियन शिप से कुछ लंबे पोल्स निकलकर उसके इस शिप से कनेक्ट हो रहे हैं और जल्द ही वो पूरा एलियन शिप ग्रेस की शिप से पूरी तरह से कनेक्ट हो गया। ग्रेस अब उसे देखने के लिए सेफ्टी सूट पहनकर बे डोर को खोलता है। वही डोर जो उसके शिप से कनेक्ट हुआ था, उसने इसके अंदर देखा कि उनके चारों ओर एक टनल बन चुकी है। सो ग्रेस अब हिम्मत कर उसके अंदर चला जाता है। फिर वो धीरे धीरे उस एलियन शिप के गेट तक पहुंच गया। तभी उसे वहां किसी जीव की अजीब सी आवाज आई, जिससे शुरू में तो ग्रेस डर जाता है, लेकिन फिर उसे ग्लास की दूसरी ओर से एक पत्थर जैसा हाथ दिखाई दिया। ये हाथ उसे इंसानी बॉडी और उसके शिप की रेप्लिका दिखाता है, यानी कि ये एलियंस इंसानों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सेम ग्रेस की तरह, जो कि अब इन एलियंस के बारे में जानना चाहता था। तभी वो एलियन ग्रेस को अपने शिप में वापस जाने का इशारा करता है और जैसे ही ग्रेस वापस गया तो वे कनेक्टिंग पाइप्स अब ग्रेस की शिप के दूसरे दरवाजे से कनेक्ट हो जाते हैं। वहीं ग्रेस भी अपने शिप से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को इकट्ठा करने लगता है ताकि वो इस बार उन एलियन से संपर्क करने का कोई तरीका ढूंढ सके। वो अब उस नए दरवाजे से बाहर निकला जहां इस बार उसके सामने एक ग्लास का बैरियर बना हुआ था और तभी फाइनली वो एलियन ग्लास की दूसरी ओर से अपने पूरे फॉर्म में ग्रेस के सामने आ जाता है। ग्रेस ये देखकर हैरान रह गया कि इस एलियन की पूरी बॉडी मानो पत्थर जैसी एक बहुत मजबूत पदार्थ से बनी थी, जिससे शुरू में ग्रेस डर गया, लेकिन जल्दी उसे रियलाइज होता है कि वो एलियन सिर्फ उसकी नकल कर रहा था। वो इंसानी इशारों को सीखना चाहता होगा। अब ग्रेस जो भी करता एलियन भी वही करने लगता। फिर ग्रेस ने ध्यान दिया कि इस एलियन की बॉडी पर सिर जैसा कुछ नहीं है, जैसा कि पृथ्वी पर हर जीव में कहीं न कहीं सिर होता है, लेकिन इस एलियन लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था। इसकी पूरी बॉडी हर ओर से एक जैसी ही दिखती है। वो एलियन अब पहले फेंकी गई चीजों की ओर इशारा करने लगा, यानी कि वो इनके जरिए ग्रेस से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था। दरअसल दोनों ही कोशिश कर रहे थे कि वे एक दूसरे को समझ सकें, उन्हें एक दूसरे की भाषा का पता चले। और ग्रेस फाइनली कई कोशिशों के बाद समझ ही जाता है
कि ये एलियन उसे अपना हेलमेट उतारने के लिए कह रहा है। हालांकि ग्रेस डरकर ऐसा नहीं करता और वापस आने लगता है, लेकिन तभी उसको रियलाइज हुआ कि उसके हाथ में जो चीज है वो ऑक्सीजन का मॉडल इंडिकेट कर रही है। तो वो हिम्मत जुटाकर अपना हेलमेट निकाल ही देता है और सरप्राइजिंगली वो यहाँ बिल्कुल सही से सांस ले पा रहा था। ग्रेस फिर से वापस अपने शिप में आकर दूसरी चीजों को चेक करता है जो एलियन ने उस पर पहले फेंकी थी। उसे रियलाइज हुआ कि ये दूसरी चीज उसी विषाणु पेट्रोवा लाइन का मॉडल थी, यानी कि ये एलियंस भी अपने ग्रह को बचाने के लिए इसी स्टार पर रिसर्च करने आए हैं। उन्हें भी पता करना है कि ये डिम क्यों नहीं पड़ रहा, ये उन विषाणुओं से बचा कैसे हुआ है। सो ग्रेस अब उस एलियन के पास वापस जाकर समझाने की कोशिश करता है कि वे दोनों अपने अपने ग्रहों से यहाँ एक ही वजह से आए हैं। ग्रेस उसे बात करने के लिए अलग अलग तरीके ट्राई करने लगा ताकि नंबर्स या फिर बाकी चीजों के माध्यम से उसे बात कर सके, लेकिन फिर भी कुछ खास बात नहीं बनी, यानी कि अभी तो वे एक दूसरे को ढंग से समझ ही नहीं पा रहे। सो ग्रेस चीजों को आसान करने के लिए पहले उसे अपना नाम बताता है, फिर उसने अपनी ओर से उस एलियन के शरीर की बनावट को देखकर उसका नाम रोगी रख दिया और वो उसे थम्स अप करना सिखाता है, यानी कि कोई चीज सही से काम कर रही है। लेकिन रोगी उसकी नकल करते हुए थम्स को डाउन कर देता है, शायद से ये उनका तरीका होगा। फिर ग्रेस उसे घड़ी दिखाकर पृथ्वी पर समय को मापने का इशारा समझाने लगा, जिस पर एलियन रोकी भी उसे एक अजीब सी संरचना दिखाता है और ग्रेस को कुछ देर के बाद समझ आया कि यही ऑब्जेक्ट इन एलियंस के लिए घड़ी का काम करता है, ये इसी से समय को मापते हैं। यहाँ से ग्रेस अब तक के उनके संपर्क के आधार पर अपने कंप्यूटर में ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करने लगता है जिससे कि वो जल्द ही एलियन रोकी की भाषा पूरी तरह से समझ पाएगा और आने वाले कुछ ही घंटों में वो इस सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करने में कामयाब हो गया, यानी कि अब दोनों फाइनली एक दूसरे की बातों को समझ सकेंगे। एलियन रोकी ने पहले अपने बारे में बताया कैसे वो भी स्टार पर रिसर्च के लिए अपने ग्रह से निकले थे। वे कुल मिलाकर 23 मेंबर्स थे, लेकिन इस सफर के दौरान उसके बाकी के 22 साथी मारे गए और अब उनकी पूरी शिप पर रोकी अकेला ही बचा है, सेम ग्रेस की तरह जिसके भी 2 साथी मारे गए थे। और ग्रेस ने भी ये सब रोकी के साथ शेयर किया, जिसके बाद दोनों फैसला करते हैं कि वे इस स्टार पर आगे की रिसर्च पर एक साथ काम करेंगे और साथ मिलकर प्लान बनाएंगे कि वे उन विषाणुओं को हटाने का रास्ता ढूंढ सके और अपने अपने ग्रहों को बचा सके। वहीं अब तक ग्रेस को जगे हुए करीब 2 दिन बीत चुके थे, क्योंकि वो एलियन शिप के मिलने और रोकी की भाषा को डिकोड करने की वजह से पिछले 2 दिनों से जाग रहा था। सो ग्रेस रोकी को कुछ देर सोने को कहता है। हालांकि उसे एलियन रोकी ने बताया कि उसके ग्रह पर वे लोग कई महीनों तक बिना सोए काम कर सकते हैं, फिर वे एक साथ कई महीनों तक सोते हैं, लेकिन पृथ्वी पर इंसानों के साथ ऐसा नहीं होता। ग्रेस अब सोते हुए अपने पृथ्वी के दिनों को फिर से याद करने लगता है, जब उसे इस मिशन के लिए चुने गए 3 एस्ट्रोनॉट से मिलवाया जा रहा था, यानी कि शुरू में वो खुद इस मिशन पर कभी आने ही नहीं वाला था। वहीं उन चुने गए तीनों एस्ट्रोनॉट्स को कोई दिक्कत नहीं थी कि वे उस स्टार तक जाने के बाद पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आ पाएंगे, लेकिन उनके पास खुद को सैक्रिफाइस कर पृथ्वी को बचाने का मौका होगा। अब प्रेजेंट में ग्रेस रोकी के साथ मिलकर फाइनली उस स्टार के बहुत करीब पहुंच चुका है। तभी उसने देखा कि एलियन रोकी अब एक शीशे जैसे स्ट्रक्चर में उसके शिप में घुस आया। दरअसल ये एलियन किसी और वातावरण में रह नहीं सकते, तो ये शीशे का स्ट्रक्चर इन एलियन के लिए स्पेस सूट का काम करता है। ग्रेस इसके बाद अपने मिशन के साथ साथ जितना भी वो इन एलियंस के बारे में जान रहा था वो सब भी रिकॉर्ड करने लगा, ताकि पृथ्वी पर मौजूद वैज्ञानिक इस एलियन लाइफ के बारे में जान सकें। उसने सब बताया कैसे इनके खाने का तरीका बहुत अजीब है। इसके अलावा ये एलियन रोकी सब कुछ सुन सकता है और दीवारों के आर पार देख सकता है। ग्रेस अब भी वीडियो में बहुत धीमी आवाज में बोल रहा था, लेकिन रोकी ने ये भी सुन लिया। खैर, अब दोनों साथ मिलकर अपने मेन प्लान को आगे बढ़ाते हैं। वे अब स्टार के चारों ओर ऑर्बिट करेंगे जहां विषाणु ब्रीड करते हैं और वहां से वे एक सैंपल कलेक्ट करेंगे। फिर उन्हें पता लगाना होगा कि ये स्टार इन विषाणुओं से अब तक बचा कैसे हुआ है। ग्रेस अब इस सफर के लिए अपने शिप को रेडी करने लगा, तभी उसे एआई बताता है कि इसमें उन्हें 11 दिन लगेंगे। सो इसी समय में ग्रेस वर्चुअल रियलिटी रूम के जरिए रोकी को अर्थ के बारे में बताने लगता है। वहाँ मौजूद इंसान और बाकी जीव कैसे होते हैं, कैसे रहते हैं, नेचर से लेकर एंटरटेनमेंट तक ग्रेस ने उसे सब दिखाया। फिर ग्रेस को रोकी भी बताता है
कि उसके अपने ग्रह पर भी वे इंसानों की तरह अपने अपने परिवार बनाते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। यानी कि फाइनली दोनों ग्रहों पर एक तो सिमिलरिटी निकली, जहां रॉकी भी इस मिशन को पूरा कर अपने परिवार के पास लौटना चाहता है, जहां उसके होम प्लेनेट पर उसकी पत्नी और बच्चे उसी के मिशन के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। फिर रॉकी ने पूछा कि क्या पृथ्वी पर ग्रेस का भी कोई पार्टनर है, जिस पर ग्रेस ने बताया कि उसका भी कोई पार्टनर नहीं है, लेकिन पहले कभी एक लड़की हुआ करती थी। लेकिन चूंकि ग्रेस अपने विज्ञान की दुनिया में खोया रहता और अपने एलियंस वाली थीसिस में लगा रहता, तो वो उसे छोड़कर चली गई। हालांकि ये भी सुनकर बदले में रॉकी बताता है कि वो तो अपने पार्टनर के साथ इंसानी समय के अनुसार पिछले 186 सालों से है और वे कभी अलग नहीं हुए। अब 186 साल लंबे समय से ये तो साफ था कि इन एलियंस की लाइफ इंसानों से बहुत ज्यादा लंबी चलती है। इससे ग्रेस को अब वो समय याद आया जब वो इस मिशन के लिए तैयारी कर रहे थे और वो वैज्ञानिकों और एस्ट्रोनॉट्स के साथ एक नेवी फैसिलिटी में था। ग्रेस यहाँ पार्टी को छोड़कर बाहर ईवा से मिलने जाता है और उसे बातें करने लगा। ग्रेस ईवा से हैरानी में पूछने लगा कि ये एस्ट्रोनॉट्स ये जानते हुए भी बहुत खुश कैसे हैं कि वे उस स्टार तक जाकर कभी वापस नहीं आने वाले, ये उनकी लाइफ का आखिरी मिशन है। जिस पर ईवा ने जवाब दिया कि वे अभी पृथ्वी और इस पर रहने वाले अपने करीबियों को बचाना चाहते हैं, इसलिए इन एस्ट्रोनॉट्स के लिए ये गर्व की बात है कि वे खुद को सैक्रिफाइस कर अपने लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे, अपने ग्रह को बचा पाएंगे। उस समय ग्रेस इस सैक्रिफाइस को कभी समझ ही नहीं पाया। वहीं अब प्रेजेंट में ग्रेस और रॉकी उस स्टार पर पहुंच चुके थे और चूंकि इस स्टार का अब तक कोई नाम नहीं था, तो ग्रेस कहता है कि वे दोनों मिलकर इस प्लेनेट का नाम रख सकते हैं। अब एलियन रॉकी अपनी ओर से इसका नाम सुझाता है, जो कि उसके अनुसार मीडियम रफ टेक्सचर सर्कल प्लेनेट होना चाहिए, यानी कि इसकी बनावट जैसा। लेकिन ग्रेस ने कहा कि हम इंसान पृथ्वी की चीजों के नाम उसकी बनावट पर नहीं बल्कि ऐसे शब्दों पर रखते हैं जो कि हम इंसानों और हमारे इतिहास से पर्सनली और इमोशनली जुड़े हों। जैसे इंसानों के हर स्पेस मिशंस के नाम किसी न किसी भगवान या फिर माइथोलॉजी पर आधारित होते हैं। फिर ग्रेस ने इस ग्रह का नाम अपनी ओर से एड्रियन रख दिया, जिसके लिए रॉकी भी हाँ कह देता है। फिर ग्रेस अब यहाँ के विषाणुओं का सैंपल लेकर इसका अर्थ वाले विषाणुओं से कंपैरिजन करता है। उसने देखा कि ये दोनों वैसे तो सेम हैं। इन विषाणुओं में भी बहुत छोटे रूप में लाइफ एग्जिस्ट करती है, लेकिन यहाँ इस स्टार एड्रियन पर एक दूसरी प्रकार का बैक्टीरिया भी एग्जिस्ट करता है, एक ऐसा बैक्टीरिया जो इन विषाणुओं को खा सकता है। और अब ये नया राज खुलने से दोनों बुरी तरह से हैरान रह गए। दोनों को समझ आ गया कि इसीलिए ये विषाणु अब तक भी इस स्टार की एनर्जी को खा नहीं पा रहे थे, क्योंकि यहाँ इस एड्रियन स्टार पर ऐसे बैक्टीरिया पैदा हो गए जो कि उल्टा इन्हीं विषाणुओं को खा जाते हैं और ये बैक्टीरिया इस स्टार के चारों ओर एक शील्ड बनाकर रहने लगे। इसलिए ये स्टार अब तक भी सूर्य और बाकी स्टार्स की तरह इन विषाणुओं की चपेट में नहीं आ पाया। रॉकी भी ग्रेस को अपनी कैलकुलेशन बताता है कैसे इस एड्रियन स्टार पर मौजूद ये लिविंग ऑर्गेनिज्म एक शिकारी की तरह विषाणुओं को मार रहे हैं। सो अगर वे इस शिकारी बैक्टीरिया को अपने घर यानी कि अपने अपने ग्रहों पर ले जा सकें, तो फिर वे अपने भी स्टार्स को बचा पाएंगे, यानी कि ग्रेस अपने सूर्य को बचा सकेगा और रॉकी अपने ग्रह वाले स्टार को। लेकिन इसके लिए दोनों को इस एड्रियन ग्रह वाले बादलों से इसी माइक्रो बैक्टीरिया या फिर रॉकी के शब्दों में शिकारी बैक्टीरिया को इकट्ठा करना होगा। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि उनकी ये शिप इस विशाल स्टार तक पहुंचने के लिए काबिल ही नहीं है। ये कभी इस विशाल स्टार और इसकी ग्रेविटी के प्रेशर को सह नहीं पाएगी। अब रॉकी ने आइडिया दिया कि वे एक चेन बना सकते हैं जिससे वे बैक्टीरिया वाले बादलों तक नीचे पहुंच जाएंगे। लेकिन दोनों ही जानते थे कि ग्रेस कोई प्रोफेशनल पायलट नहीं है, इसलिए रॉकी अब उसे पहले ट्रेन करता है, जबकि ग्रेस ने उस बैक्टीरिया को एक प्रोब के जरिए वापस भेजने का प्लान बताया, कैसे उसे वो बैक्टीरिया और सारा डेटा एक रॉकेट से भेजना है। हालांकि अब ये सुनकर रॉकी कंफ्यूज हो जाता है कि ग्रेस सैंपल्स के साथ अपने ग्रह पर वापस क्यों नहीं जाएगा, जिस पर ग्रेस ने बताया कि उसका पहले दिन से यही मिशन था। दरअसल उसके पास वापस लौटने के लिए इनफ फ्यूल ही नहीं है और उसके पास सिर्फ कुछ ही सालों का खाना बचा है, यानी कि उसे आखिरकार यहीं मर जाना होगा। लेकिन तभी उसे रॉकी कहता है कि नहीं, उसे अपने घर वापस जाने के लिए अब फ्यूल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो उसे अपने पास से 20 लाख किलो विषाणु दे सकता है, लेकिन इसकी वजह से उसे अपने घर वापस जाने में 6 साल ज्यादा लगेंगे।
रॉकी ने कहा कि वो अपने 22 क्रू मेंबर्स को तो बचा नहीं पाया था, लेकिन अब वो किसी और के साथ दोबारा ऐसे नहीं होने देगा। ग्रेस अब ये सुनकर इमोशनल हो गया, क्योंकि वो तो मान के चल रहा था कि वो इस मिशन के बाद पृथ्वी पर वापस नहीं लौटने वाला, लेकिन अब रॉकी ने उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। सो ग्रेस अब रॉकी को थैंक्स बोलता है जो उसे इतनी दूर स्पेस में कोई अपना मिला। अब तक रॉकी भी गले मिलना सीख चुका था और दोनों अब भाइयों जैसे दोस्त बन गए। ग्रेस अब याद करने लगता है जब वो इस मिशन से पहले एक बार ईवा से बात कर रहा था, लेकिन तभी उनकी एक रॉकेट की टेस्टिंग के वक्त एक भयानक हादसा हो गया। वहीं अब प्रेजेंट में शिप धीरे धीरे उस स्टार की ओर बढ़ रहा था। फिर जब वे सही पोजीशन में आ गए तो वे चेन के साथ सैंपल कलेक्टर को नीचे गिरा देते हैं। जल्द ही कलेक्टर ने बादलों से जरूरी बैक्टीरिया इकट्ठा कर लिया, जो कि दोनों के लिए काफी था, और फिर ग्रेस उसे वापस लेने के लिए बाहर निकलता है। तभी उसने नोटिस किया कि उनके सैटेलाइट में थोड़ी आग लग चुकी है। सो वो कलेक्टर को वापस खींचकर ग्रेस जल्दी से शिप को इस प्लेनेट के ऑर्बिट से बाहर निकालने लगता है। लेकिन अब शिप जल्द ही एल्टीट्यूड की वार्निंग दिखाने लगा, यानी कि शिप स्टेबल नहीं है। ग्रेस बाहर निकलकर देखता है कि अब तो उनका शिप बादलों के लेवल से नीचे आ रहा है, यानी कि ऐसे तो वे क्रैश होकर मारे जाएंगे। और तभी उसे शिप का एक ऑब्जेक्ट टूटकर टकरा भी गया, जिससे ग्रेस नीचे गिर जाता है। साथ ही उनका सैंपल कलेक्टर भी नीचे लटकने लगा। अब तक बाहर का टेम्परेचर खतरनाक हो चला था। सो रॉकी ने कहा कि वे दोबारा ट्राई कर सकते हैं। इन सैंपल्स के लिए जान जोखिम में डालना अभी ठीक नहीं, लेकिन ग्रेस को नहीं लगता कि उन्हें दूसरा मौका भी मिलेगा, और वो दोनों ग्रहों की जान बचाने के लिए इस रिस्क को लेते हुए आगे बढ़ जाता है। ग्रेस अब कलेक्टर को पकड़कर चेन के सहारे लटक गया। फिर ग्रेस सारे सैंपल्स को अपने हाथों के सहारे झूलकर शिप के अंदर फेंक देता है, और फिर वो तेजी से शिप की फुल पावर का इस्तेमाल कर फाइनली ग्रह के ऑर्बिट से निकल ही जाते हैं। लेकिन अब तक उनका एक फ्यूल टैंक लीक हो चुका था, जो कि अभी भी शिप से अटैच है। सो ग्रेस अब किसी तरह से फ्यूल टैंक को इजेक्ट तो कर देता है, लेकिन इसी बीच उसका सिर टकराने से वो बेहोश हो गया, यानी कि वो जल्द ही मारा जाएगा। लेकिन तभी रॉकी अब उसकी जान बचाने के लिए फाइनली अपने शेफ शेल से बाहर निकल जाता है। फिर उसने ग्रेस को बाहर खींचकर उस पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया ताकि वो सांस ले सके। वहीं रॉकी चूंकि इस दौरान इस एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर सकता, तो उसकी हालत खराब होने लगती है और वो मरने लगा। तो वहीं ग्रेस के पास्ट में उस ब्लास्ट के दौरान एक एस्ट्रोनॉट की मौत हो गई थी। तो नासा को तुरंत अपने मिशन को शुरू करने के लिए उसकी जगह एक दूसरा एस्ट्रोनॉट चाहिए था। तभी सभी लोग उम्मीद की नजरों से ग्रेस की ओर देखने लगे। हालांकि ग्रेस ने मना कर दिया कि वो कोई एस्ट्रोनॉट नहीं है, लेकिन ईवा उसे समझाती है कि उन्हें अभी किसी एस्ट्रोनॉट की नहीं बल्कि एक ऐसे एक्सपर्ट की जरूरत है जो इन विषाणुओं को अच्छे से जानता हो, और अभी तो उनकी पूरी टीम में ग्रेस के अलावा और कोई एक्सपर्ट ही नहीं है। वैसे भी इन विषाणुओं को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना, ये पूरी खोज भी ग्रेस ने ही अपनी रिसर्च में पाई थी। हालांकि ग्रेस को अंदर से पता था कि अगर वो इस मिशन पर गया तो फिर कभी पृथ्वी पर नहीं लौटने वाला, ये एक वन वे ट्रिप है। तो वो इसके लिए ना करने का पक्का मन बना लेता है। अब प्रेजेंट टाइम में ग्रेस की फाइनली अपनी स्पेसशिप में आंखें खुली, जहाँ रॉकी ने उसकी जान बचा ली थी, लेकिन अब उसे रॉकी कहीं नहीं दिखता। फिर वो उसके कार्बन के निशानों का पीछा कर रियलाइज करता है कि रॉकी उसकी जान बचाने के लिए अपने सेफ शेल से बाहर आ गया था, जिसकी वजह से अब वो धीरे धीरे मर रहा है, जबकि ग्रेस उसे बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं सकता। हालांकि अब उनका काम पूरा हो चुका था। ग्रेस उन बैक्टीरिया को निकालकर एक सफल टेस्ट करता है कि कैसे ये बैक्टीरिया उन विषाणुओं को मारते हैं, यानी कि अब इस बैक्टीरिया से उसने अपने और रॉकी दोनों के ग्रह बचा लिए, और ग्रेस थककर वहीं सो गया। लेकिन कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसने देखा कि रॉकी उसके बगल में टैप कर रहा है। लकीली वो वापस अपने शेल में आ गया और फाइनली सरवाइव कर गया। ग्रेस तो अब उठकर उसे खुशी से गले लगा लेता है, क्योंकि उसने सोचा कि उसने अपने दोस्त को खो दिया है। फिर उसने रॉकी को खुशी से अपने सारे बैक्टीरिया दिखाए, जिससे अब उन दोनों के ग्रह बच जाएंगे। ग्रेस अब अपने इसी दोस्ती के नाम रॉकी को एक स्पॉन्ज वाला अर्थ का खिलौना देता है, जो उसे हमेशा उसकी याद दिलाएगा। तो वहीं पास्ट में ग्रेस ईवा के ऑफिस पहुंचा उसे मना करने के लिए। उसने कहा कि उसमें इस मिशन पर जाने की हिम्मत ही नहीं है, उसे पृथ्वी से इतनी दूर अकेले स्पेस में मरने से डर लगता है। लेकिन अब प्रेजेंट में वही डरने वाला ग्रेस अपना मिशन पूरा कर
सेफली वापिस से अपने ग्रह पृथ्वी पर वापस लौट रहा है। उसने अब रॉकी को आखिरी गुड बाय कहा, क्योंकि अब से उनके रास्ते अलग हो जाएंगे। वैसे भी उन दोनों के ग्रह एक दूसरे से इतनी ज्यादा दूर हैं कि वे बार बार एक दूसरे से संपर्क भी नहीं कर सकते। जिसके बाद दोनों के शिप अलग हो गए और वे अपने अपने शिप्स में अपने अपने ग्रहों की ओर निकल पड़ते हैं। यहाँ ग्रेस को उसकी शिप की एआई ने बताया कि अब उसे पृथ्वी पर पहुंचने में पूरे 4 साल लगेंगे। लेकिन अब जब वो क्रायोस्लीप में जा ही रहा था कि कुछ ही समय के बाद पूरी शिप में अलार्म बजने लगता है। ग्रेस ने जल्दी से भागकर नोटिस किया कि जो बैक्टीरिया वो उस प्लेनेट से स्टोर करके लाया था उसने तो अब फ्यूल वाले विषाणुओं को ही खाना शुरू कर दिया है। और चूंकि ये शिप विषाणुओं के फ्यूल पर ही चल रहा है और जिस मेटल में उसने बैक्टीरिया को रखा था ये बैक्टीरिया उसे बड़ी आसानी से भेज सकता है। तभी उसे रियलाइज हुआ कि वो तो अब अपनी शिप को ठीक कर लेगा और बैक्टीरिया को बचा लेगा। लेकिन कहीं इस बैक्टीरिया की वजह से उस एलियन रॉकी के शिप के साथ कोई गड़बड़ न हो जाए, क्योंकि उसका तो पूरा शिप ही इसी मेटल का बना था, यानी कि वो बचने नहीं वाला। अब ग्रेस के कैलकुलेशंस करने पर उसके सामने 2 ही ऑप्शंस थे। एक, या तो वो अपने घर पृथ्वी पर वापस चला जाए या फिर वो रॉकी को ही बचा ले। जिसके बाद ग्रेस अब सब कुछ सोचते हुए एक कठोर फैसला लेता है। वो पहले अपनी सारी रिसर्च और बैक्टीरिया को सेफली पैक कर उन्हें अपने जर्नल के साथ एक सेफ रॉकेट से पृथ्वी पर भेज देता है और फिर वो खुद रॉकी को बचाने अपने शिप के साथ उसी की ओर निकल पड़ा। लकीली वो सही वक्त पर रॉकी तक पहुंच जाता है और उसने फाइनली रॉकी की जान बचा ली। दोनों दोस्त फिर से गले मिलते हैं कि किस्मत ने उन्हें फिर से साथ ला दिया। तो वहीं पृथ्वी पर अब तक ग्रेस की सारी रिसर्च और बैक्टीरिया पहुंच चुका था। इवा उसकी वीडियोस चेक करती है, जिससे उसे उस एलियन और ग्रेस की दोस्ती के बारे में पता चला, कैसे दोनों ने साथ मिलकर अपने अपने ग्रहों को बचाया। यानी कि ग्रेस पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा हीरो बन चुका था। वहीं ग्रेस तो दूसरी ओर अब एक अलार्म की आवाज से उठता है। दरअसल वो रॉकी को बचाने के साथ उसके साथ उसी के ग्रह पर आ गया था। फिर उसने यहीं पर अपने लिए एक सेफ हैबिटेट बना लिया जहाँ की वो सांस ले सके। अब हर रोज की तरह आज भी रॉकी उससे मिलने आता है। उसने ग्रेस को अच्छी खबर दी कि कैसे उनके वैज्ञानिकों ने ग्रेस के वापस घर जाने के लिए शिप और फ्यूल दोनों ही अरेंज कर दिए हैं। लेकिन अब ग्रेस ने कहा उसका तो अब वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा। वैसे भी पृथ्वी पर उसका अपना कोई नहीं था, जबकि यहाँ उसके पास रॉकी जैसा दोस्त है। वहीं उसने तो अब तक रॉकी वाले इस एलियन प्लेनेट को एक्सप्लोर भी नहीं किया है। फिर ग्रेस ने इस ग्रह के बाकी बच्चों को देखा और फैसला किया कि वो पहले इस एलियन लाइफ को अच्छे से जानेगा और यहीं पर रहकर नए एडवेंचर्स करेगा। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये जबरदस्त साई-फाई एडवेंचर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही ब्रांड न्यू साई-फाई मूवीज के लिए। थैंक यू। तुम मेरी वीडियो अमर कर दो। 1 मिलियन का टारगेट है, पूरा वो